नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। आप हैं मेरे साथ में रियल न्यूज एंड एनालिसिस में, जहां हम चर्चा करने वाले हैं देश और दुनिया की उन तमाम खबरों की जिन्हें आपको जानना जरूरी है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी साथियों के साथ सेशन को साझा कर दीजिए, जानना शुरू करिए क्या कुछ खास है आज के सेशन में। और सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह आज के मोटिवेशन से। जब भी यानी वेन एवर यू फाइंड योर सेल्फ ऑन द साइड ऑफ द मेजोरिटी, जब आप अपने आप को बहुमत के साथ पाने लगें, तो इट इज द टाइम टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट, यानी कि यही समय है कि आप सोचें कि मैं सही हूं, अपने बारे में विचार करें कि क्या मैं यहां से लौट सकता हूं। क्योंकि सामान्यतः कहा जाता है कि भीड़ में लोग भेड़ों की तरह चलते हैं, लीडर्स अपनी राह खुद बनाते हैं। अगर आपको लगने लगे कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि आप निरंतर किसी ऐसे प्रभाव में हैं कि आपका सोचना मायने नहीं रख रहा है, लोगों की तरह ही आप सोच पा रहे हैं, कुछ नया आपकी थॉट प्रोसेस में डेवलप नहीं हो रहा है, अगर आप लगातार अपने आप को भीड़ का हिस्सा पा रहे हैं, कुछ अलग करता हुआ नहीं पा रहे हैं, तो विचारें और विचार कर फिर से कुछ नया शुरू करें। ऐसा क्यों कहा जाता है? जनरली आप में से बहुत से लोग जो फिलहाल लाइब्रेरीज में बैठकर पढ़ रहे हैं या फिर कहीं और बैठकर मुझे सुन रहे हैं, उनकी लाइफ में ऐसा मोनोटोनस सीन चल रहा होता है। सब लोग आए थे, मैं भी आ गया, सब लोग गए, मैं भी चला गया, सब लोगों ने ये काम किया, मैंने भी कर लिया। व्हाट एक्स्ट्रा यू आर डूइंग, बस वो वाला पॉइंट आपको एडिशनली ध्यान रखना है। अगर सब लोग 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो क्या आप उसके लिए 9 घंटे पढ़ रहे हैं? सब लोगों ने कोई टेस्ट सीरीज लगा रखी तो क्या आप 2 टेस्ट दे रहे हैं? तमाम प्रकार की चीजें आप अपने विषय के अंदर विचार करते चलें और उसी के हिसाब से अपने आप को दिशा दें। आइए इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत, सभी के साथ सेशन को साझा करें और जानें क्या कुछ खास है। सबसे पहले चर्चा हमारे पड़ोसी मुल्कों में पाकिस्तान को याद करते हुए। पाकिस्तान में इमरान खान वो नेता थे जिनको टॉपल किया गया था, जिनको हटाया गया था। अब तो बच्चे बच्चे की जबान पर है कि हां, इनको हटाया गया था, इनको हटाया गया। हमारे पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका में भी यही हुआ, वहां पे राजपक्षों को हटा दिया गया। म्यांमार के अंदर आंग सान सू की का तख्ता पलट कर दिया गया। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना को हटा दिया गया। हमारे आसपास के अगर देशों को देखें तो वहां लगभग जो सत्तारूढ़ पार्टी हैं उनको पलटने का दौर सा चल रहा है। लेकर म्यांमार, श्रीलंका, है ना, पाकिस्तान, आप जो भी देश उठाकर देख रहे हैं, लगभग वहां पर ऐसी न्यूज निकल कर आ रही हैं कि वहां पर सत्ता का परिवर्तन हो चुका है। अभी हमारा एक पड़ोसी देश है जिसका नाम मालदीव्स है, जलीय सीमा जो साझा करता है हमारे साथ, उसके साथ में भी इसी प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं कि वहां पर भी तख्ता पलट की तैयारी हो रही है। अब आप कहेंगे कौन दे रहा है ये सूचनाएं? खुद वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कहा है कि मुझे हटाने की तैयारी हो रही है। अब जब ये वाली बात आपके दिमाग में आएगी कि राष्ट्रपति बोल रहा है, तो कुछ पुरानी बातें याद आने लगेंगी। आपको याद आने लगेगा कुछ समय पहले शेख हसीना ने भी इसी प्रकार का ही तो क्लेम किया था कि मुझे हटाने के लिए कुछ गोरे लोग प्रयास कर रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि मुझे भी हटाने की तैयारी चल रही है। तो भाई इन्हें कौन हटाना चाह रहा है और ये ऐसा बोल क्यों रहे हैं? इन्हें ऐसा लग कैसे गया? जैसे शेख हसीना ने तो बताया था कि मुझसे सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा था, मैं नहीं दे पाई, इस चक्कर में मुझे हटा दिया। इनने ऐसा क्या नहीं दिया जिसके चक्कर में इन्हें हटा रहा है? और हटाने वाला कौन है भाई? क्या भारत है, चाइना है या फिर अमेरिका है? कौन हटा रहा है? इस घटना को विस्तार से जानते हैं, क्योंकि यह सुर्खी बनी हुई है कि मालदीव पुलिस अब जांच कर रही है इस बात की कि भाई यहां पर कू अटेम्प्ट हुआ था। अब वो कू अटेम्प्ट फिलहाल के लिए तो रोक लिया गया है, लेकिन क्या ये आगे होगा? बस इस विषय के ऊपर फिलहाल जांच बिठा दी गई है। मालदीव्स की पुलिस जांच कर रही है क्योंकि राष्ट्रपति का आरोप है। राष्ट्रपति ने कहा कि भाई मुझे हटाने की तैयारी की जा रही थी और वित्तीय तख्ता पलट की कोशिश की जा रही थी। सरकार को गिराने की साजिश के पीछे जो भी लोग हैं उन पर अब कानूनी कार्यवाही होगी, ऐसा मालदीव्स के राष्ट्रपति ने कहा है। क्यों कहा है, क्या घटना घटी, सारी बातें बताते हैं। अपने यहां पर जैसे आरबीआई है, ऐसे ही मालदीव्स के अंदर बैंक ऑफ मालदीव्स है। जैसे अपन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे इनके यहां पे बैंक ऑफ मालदीव्स है। सरकारी बैंक है जिसके माध्यम से सारे विदेशी निवेश से मुद्रा, मतलब फॉरेक्स रिजर्व का जो मेंटेनेंस है वो ये सब यही संभालती है। ठीक है साहब। बैंक ऑफ मालदीव्स का कुछ समय पूर्व लगभग 25 अगस्त को एक ट्वीट आया और ट्वीट था कि चेंजेस टू कार्ड लिमिट फॉर फॉरेन ट्रांजैक्शंस। और इसमें यह कहा गया कि जिनके पास में कार्ड्स हैं उनसे कहा जा रहा है कि वो विदेशी मुद्रा के नाम पर $100 से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। एक लिमिट सेट कर दी कि 25 तारीख के बाद से जो भी कार्ड होल्डर्स हैं मालदीव्स के अंदर, वो $100 से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। आपके दिमाग में आएगा तो क्या यहां पर डॉलर चलता है क्या? नहीं, डॉलर तो नहीं चलता है, मालदीवियन रुपया चलता है। रुपया नहीं, रुपया, है ना। अच्छा, तो अब सवाल ये बना, डॉलर की बात क्यों कर रहे हैं ये? अच्छा, जैसे आप में से अगर कोई भी व्यक्ति बाहर कहीं घूमने जाएगा तो जाने के लिए वो क्या करता है ना, उस देश की मुद्रा लेके जाता है और नहीं मिलती तो डॉलर ले जाता है, क्योंकि सर्वमान्य करेंसी हो रखी है डॉलर।
ऐसे ही विदेश के जितने भी ट्रेड होते हैं, मान लीजिए कि मालदीव्स को रूस से तेल खरीदना है, तो रूस तेल को डॉलर में ही बेच रहा है कि भाई अमेरिकी करेंसी देते जाओ क्योंकि मैं इसको किसी और को दे सकूंगा। जो डॉलर है वो है तो अमेरिकी करेंसी, लेकिन दुनिया भर में वही चलती है, इसलिए दुनिया भर के जो देश हैं वो विदेशी व्यापार को डॉलर में ही करते हैं। इन्होंने अपने देश के डॉलर पर रोक लगा दी और कहा $100 प्रति व्यक्ति से ज्यादा कोई भी व्यक्ति निकाल नहीं पाएगा हमारे देश की बैंक से। अब आप में से फिर सवाल बनेगा, तो क्या इनकी बैंक डॉलर निकालती हैं क्या? भाई आप में से भी कोई व्यक्ति जाकर अगर मान लो पेमेंट करना चाह रहा है, एप्पल को पेमेंट करना चाह रहा है, कोई विदेशी फॉर्म अप्लाई करना चाह रहा है, तो वो डॉलर्स में अप्लाई कर सकते हैं और डॉलर्स में पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को यह सुविधा भारत में भी होती है, उनके देश में भी है कि उनके यहां पर कार्ड होल्डर्स डॉलर में पेमेंट कर सकते हैं। बैंक ने कहा $100 से ज्यादा नहीं निकालोगे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, भाई लिमिट क्यों लगाई? अगर मेरे अकाउंट में पैसा है तो क्यों ना निकालूं, और $100 की लिमिट क्यों लगाई? और ये जो आदेश हुआ, ये आदेश क्या इस आशंका में है क्या कि इनके पास पैसा खत्म हो गया है? देखो सच्चाई तो यह है कि मालदीव्स की वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि आईएमएफ चेतावनी दे चुका, वर्ल्ड बैंक चेतावनी दे चुका, लेकिन हां, चूंकि मालदीव्स के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो अपनी राजनीति, जो नई नई राजनीति है उसके अंदर ज्यादा बिजी हैं, तो वो इस सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज हालात बहुत खराब हैं। ऐसे में इनके द्वारा दिया गया यह बयान कि भाई पैसे नहीं निकालोगे, अचानक इनकी सरकार को बिना बताए बैंक अगर ऐसा कोई आदेश निकाल रही है, तो फिर इस विषय पर ही मोइज्जू बोले कि बैंक ने मुझे बताए आदेश निकाल दिया। और अगर ऐसा निकाल दिया, इसका मतलब तो यह हुआ कि बैंक पर हमारा नियंत्रण होते हुए मेरी एब्सेंस में ही आदेश देना एक वित्तीय तख्ता पलट की तैयारी है। मतलब लोग ये समझ जाएं कि मालदीव्स की हालत खराब है और ये मुझे बिना बताए ही ऐसा आदेश देने वाला व्यक्ति अपनी सरकार चलाना चाह रहा है। अब यहां पर कुछ प्रश्न आपके दिमाग में बनने लगेंगे कि सर मालदीव्स में मुइज्जू के अलावा कौन है ऐसा जो ये सब कर सकता है, नंबर एक। और नंबर दूसरा, मालदीव्स की ऐसी कौन सी स्थिति आ पड़ी है जिसके चलते मालदीव्स में ऐसा नियम बैंक को लाना पड़ा? देखो आरबीआई के द्वारा भी समय समय पर जब नोटबंदी हुई थी अलग अलग प्रकार के आदेश आ रहे थे। ऐसे ही क्रेडिट कार्ड को लेकर के भी एनी टाइम आरबीआई की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आ रही होती हैं। जैसे एचडीएफसी को रोक दिया गया था कि आप क्रेडिट कार्ड एक लंबे समय तक के लिए नहीं दे पाओगे। आरबीआई इस तरह के फैसले लेती रहती है। इनके यहां पर इनकी बैंक ने जैसे ही फैसले लिए, इनके फैसलों को ही मोइज्जू ने चैलेंज कर दिया। परिणाम यह निकला कि भाई इन्होंने तुरंत अपनी पुलिस से कहा कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करो कि यह ऑर्डर किसने दिया। जिसने ऑर्डर दिया था इस तरह का, उसको तो पहले गिरफ्तार करो, नंबर एक। और नंबर दूसरा, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, इसलिए मैं लोगों से कहता हूं निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, स्थितियां सामान्य हैं। अब यार बैंक वाले ज्यादा अच्छे से समझ रहे हैं सारी बातों को या फिर मोहम्मद मुइज्जू समझ रहे हैं, ये तो वही जाने। लेकिन जनरली ऐसा माना जाता है कि जो भी बैंकिंग के अंदर काम करने वाली संस्थाएं या बैंकिंग जो कर रहे हैं, उन्हें इस बात की तो अच्छी समझ होती है कि हमें कितना पैसा रखना है, कितना पैसा देना है। अब ये बातों को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। फिलहाल के लिए मालदीव्स में ये वाला चीज तो हटा दिया गया, लेकिन वर्तमान की स्थिति समझो कि बैंक ने यह फैसला क्यों लिया था। देखो दुनिया भर में जब विदेशी मुद्रा भंडार की बात आती है तो भारत दुनिया में चौथे नंबर पर खड़ा दिखाई देता है। यानी हमने विदेशी मुद्रा में, चाहे वो डॉलर हो हमारे पास या फिर जो एसडीआर है ना, मतलब जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं आईएमएफ के, उसके अंदर जो बास्केट है उसकी जो 5 करेंसीज हैं, उनमें से जो भी करेंसीज हैं वो हमने भर भर के रखी हुई हैं। $674 बिलियन के आसपास हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार रखा हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? एक बात बताइए, अब आप अगर सामान खरीदने किसी दूसरे देश से जा रहे हैं, वो आपका रुपया ले ही नहीं रहा, तो आपको पेमेंट उस अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में करना पड़ता है जिसको आईएमएफ ने मान्यता दी हुई है। ऐसी 5 मुद्राएं हैं। ऐसी 5 मुद्राओं में डॉलर भी है, जापान की मुद्रा भी है, तो चाइना की मुद्रा भी है, तो यूरोप की मुद्रा भी है जिसे आप यूरो कहते हैं, और ब्रिटेन की भी पाउंड स्टर्लिंग है। ठीक है, इन 5 मुद्राओं के अंदर सामान्यतया गोल्ड और इन 5 मुद्राओं को मिला करके फॉरेक्स को रखा जाता है कि भाई जिसको जब भी पेमेंट चाहिए इसमें पेमेंट हम लोग कर देंगे। इनका अपन ने भारत का देखा, हम मालदीव्स का क्यों बता रहे हैं? मालदीव्स का नंबर देखिए 588। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि भारत के पास में 674 बिलियन 919 मिलियन धन है, फॉरेक्स है। इनके पास कुल 588 मिलियन डॉलर का फॉरेक्स है। अब ये कितना होता है? $58 करोड़ इनके पास कुल है।
$58 करोड़ इनके पास कुल है और इनकी आबादी 5 लाख के आसपास है। यानी एक व्यक्ति अगर $1000 निकाल ले तो इनका फॉरेक्स रिजर्व जीरो हो जाए। आसान भाषा में तो ऐसे समझो। अच्छा, तो पहला तो हुआ एक पॉइंट ये समझने का, आबादी के हिसाब से $1000 प्रति के पास, हर व्यक्ति के पास है। यानी कि अगर $1000 निकालना एक बार में ये 5 लाख आबादी शुरू कर दे, फॉरेक्स जीरो हो जाए। फॉरेक्स की जरूरत क्यों होती है? फॉरेक्स की जरूरत होती है विदेशों से सामान खरीदने के लिए। अच्छा, अब एक बात और समझते हैं। इनके पास विदेशी मुद्रा भंडार तो है 588 मिलियन। 588 मिलियन का मतलब समझे $58 करोड़ के आसपास। अब आप मिलियन में ही समझिए, मिलियन 588 है, जब ये पूरा 999 के बाद आंकड़ा चेंज करेगा तो बिलियन में बदलेगा, बिलियन में। इनके पास में जो विदेशी कर्ज है वो $8.2 बिलियन है। मतलब आप ये समझिए कि इनके पास में जो विदेशी कर्जा है ना, वो अगर अपना कर्जदार पैसे मांगने आ जाए कि भाई मुझे पैसा वापस दे दो, तो ये अपने फॉरेक्स से उसको पूरा नहीं पटक सकते। जितना इनके पास में वर्तमान में जीडीपी है, इनकी जीडीपी लगभग $7 बिलियन की है, उस जीडीपी का 110% इनके ऊपर कर्जा है। यानी पूरा देश भी बिक जाए तो कर्जा नहीं चुकाया जा सकता, इतना इन्होंने ऑलरेडी कर्जा लिया हुआ है। अब आप पूछेंगे सर, कर्जदार लोगों को नहीं पता होता क्या कि कर्जा इतना दे रखा है तो चुकाएंगे कैसे? पता होता है। इसलिए कर्जदार लोग क्या करते हैं, किस्तें बांध देते हैं। किस्त बांध देते हैं, जैसे अपन भी कभी लोन लेते हैं तो कर्जे की किस्त बंध जाती है कि साहब इतनी ईएमआई देनी है, इनको भी कर्जे की किस्त देनी होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इनकी जो कर्ज की किस्त है ना, वो $525 मिलियन सालाना है। यानी कि डेट रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पर इन्हें जो सालाना खर्च करना है वो भी लगभग $525 मिलियन। मतलब इनकी जो फॉरेक्स है ना, जितना विदेशी मुद्रा भंडार है, उतना ही इन्हें हर साल कर्जा चुकाना है, ईएमआई भरते रहना है। और 2029 तक इनका ना केवल ये वाला डेट बढ़ जाएगा, बल्कि प्रिडिक्शन है कि इन्हें $1 बिलियन सालाना कर्जा चुकाना पड़ेगा, तब जाकर ये सरवाइव करेंगे। मतलब आप सोचिए कितनी नेक टू नेक कंडीशन है। जितना रिजर्व है उतनी तो इनकी किस्त है, और किस्तों के अंदर अगर आप चलते चले गए तो स्वाभाविक सी बात है कि आप विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल सामान खरीदने में कैसे करेंगे। अब अगर कोई आपके इन डॉलर्स को खर्च कर दे, यानी उठाए और उठाकर खर्च कर दे, तो आप तो सामान खरीदने के लिए हैंड टू माउथ रह जाएंगे। जैसा भारत के साथ 1991 में हुआ था, हमारे साथ भी तो यही हुआ था ना। पेमेंट मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इसी को कहा जाता है। माल खरीद लिया, पेमेंट देने के लिए धन नहीं है, अब क्या करें? तो कर्ज से ही चलते रहो। कर्जा जब तक आप बर्बाद नहीं हो जाओगे तब तक दुनिया के देश देते रहेंगे। इनकी सबसे बड़ी इस हालत के पीछे जिम्मेदार क्या है? हाल ही के समय पर घटा हुआ टूरिज्म। पहले कोरोना के कारण और फिर मुइज्जू के कारण। मुइज्जू आए तो इन्होंने जिस तरह के संबंध दुनिया के साथ रखे वो दुनिया के सामने है। भारत के साथ जो इन्होंने व्यवहार किया वो सबके सामने विदित है, हम उस पॉइंट पर नहीं आएंगे। अच्छा, मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी ने हाल ही में एक वार्निंग लेटर भेजा इनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और ये इनके इतिहास में पहली बार था। जैसे हमारे यहां पर भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है ना, एमपीसी जो होती है, जिसके द्वारा रेपो रेट सेट की जाती है कि साहब इस तरह से रखा जाएगा, इस बार हमारा मतलब इतना ही हम खर्चा रखेंगे, ये सब करेंगे। ऐसे ही यहां पर हुआ। इनकी यहां की कमेटी ने पहली बार, अथॉरिटी ने पहली बार इनके वित्त मंत्रालय को आजादी के बाद वार्निंग भेजते हुए कहा कि सर हमारे फॉरेक्स रिजर्व घट रहे हैं, हम बुरी कंडीशन में फंस सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स इनके न्यूज चैनल्स में छपी, जो यहां के लोकल न्यूज चैनल्स हैं उनमें छपकर आई। एक अडाबू न्यूज करके है, उसके अंदर लिखा हुआ आया, अधादू के अंदर क्या लिखा हुआ आया कि इनके यहां पर रिजर्व इतने कम हो गए कि पेमेंट भी माइनस में हो गया। गवर्नमेंट को $25 मिलियन देने थे 21 अगस्त को तेल के लिए, और $25 मिलियन इनके पास थे नहीं। ऐसे में इनके पास जब धन नहीं था तो वो माइनस में चला गया। माइनस में मतलब ये हुआ कि साहब इसको ड्यू रख लो, बाद में दे देंगे। ऐसी हालात मालदीव्स को भुगतनी पड़ गई। अब किससे ये बात बचा रहे हैं? अगर बैंक को यह समझदारी है कि अगर ये डॉलर भी निकाल लिए किसी ने, अगर मान लो इंटेंशनली
कुछ लोग मिलकर के ये कॉन्स्पिरेसी ही कर लें कि हां भाई सभी लोग, देश बर्बाद होने जा रहा है, सभी लोग अपना फंसा हुआ धन बाहर निकाल लें, डॉलर्स बाहर निकाल लें। अब किसी ने अगर इस तरह से डॉलर बाहर निकाल लिए, विचार करके देखिए 2 मिनट लगेगा पूरे मालदीव्स को बर्बाद होने में। ऐसे में इनके राष्ट्रपति ने खुद में बीच आकर के कहा कि नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। लेकिन सब सही वास्तविकता में नहीं है। जो आंकड़े हैं वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि यहां सब कुछ गड़बड़ा चुका है। अब किसी भी समय यहां पर बैंकरप्सी फाइल की जा सकती है, जस्ट लाइक श्रीलंका। जैसे श्रीलंका ने कहा था कि हो गए दिवालिया, अब हम कर्जा नहीं चुका पाएंगे, दुनिया वालों हमें बचा लो, ऐसे ही मालदीव्स किसी भी समय उस स्थिति में जाकर कह सकता है। अब जिस बैंक पर मालदीव्स के राष्ट्रपति फट रहे हैं उसके बारे में जान लो। देखो, इनकी जो ये सरकारी बैंक है, BML नाम की जो इनकी बैंक है, उसमें सरकार की हिस्सेदारी 62% है। मतलब ये समझिए कि इनके जो डायरेक्टर्स बैठते हैं, उन डायरेक्टर्स में सरकार भी अपने डायरेक्टर बिठाती है। जनरली 4 डायरेक्टर सरकार अपने बिठाती है 9 में से, लेकिन जब मुइज्जू आए तो इन्होंने 6 डायरेक्टर अपनी तरफ से बिठाए इन 9 के अंदर, यानी कि बहुमत में इनके ही लोग थे इनकी बैंक में। उसके बावजूद घटते विदेशी मुद्रा भंडार के चलते उन लोगों ने इस तरह का फैसला लिया होगा, लेकिन उन्हीं लोगों को मुइज्जू कह रहे हैं कि मैंने ही बिठाया था, मेरी ही सत्ता गिराने की तैयारी कर दी, मेरे बिठाए हुए लोग मुझे ही गिराने की तैयारी कर रहे हैं, दैट इज तख्ता पलट की कोशिश कर रहे हैं। सीधा सा हिंट यह है कि पैसा निकालने की अगर भगदड़ मच गई तो मालदीवियंस जितने भी हैं वो बैंक के आगे लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। पहले ही क्राइसिस मचा हुआ है, पेमेंट्स अटक जाएंगे और इन्हें बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ेगी। ऐसे में मालदीव्स का विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई में, मैं जो आपको पहले बता रहा था $588 मिलियन, वो $588 मिलियन जो है वो अपने आप में बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन पर पहुंचा हुआ है। यही बात असल मायने में समझनी है, क्योंकि IMF ने ऑलरेडी कह रखा है कि मालदीव्स पर एक्सटर्नल डेट का प्रेशर बहुत ज्यादा है। इनकी कुल GDP का 10% हिस्सा तो इन्हें चीन से कर्जे के रूप में मिला हुआ है। इसी चीज में इन्हें ये बू आने लगी कि यार तख्ता पलट हो सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि तख्ता पलट करेगा कौन? इतने बर्बाद हो चुके इकोनॉमी को लीड कौन करेगा? इन्होंने इस तरह का शिगुफा इसलिए फेंका ताकि पूरे देश को एक किया जा सके, यह कह करके कि देखो मुझे हटाने की तैयारी विदेशी ताकतें कर रही हैं, क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है। भाई बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, दुनिया वालों मुझे बचा लो। ऐसे में इन्होंने अपनी पुलिस को आदेश देते हुए कहा, जिन्होंने भी इस तरह से बैंकिंग के माध्यम से फाइनेंशियल तख्ता पलट की तैयारी की थी उन्हें गिरफ्तार करो और इस लिमिट को हटा दो। लोगों को यह लगना चाहिए कि सब कुछ सही है। हालांकि इनके राष्ट्रपति के आदेश के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अपोजिशन पूरी तरह हमलावर है और वो कह रहा है कि सर ये सच्चाई किससे छुपा रहे हो? आपका सही मायने में तख्ता पलट होकर रहेगा, क्योंकि आपकी नीतियों ने देश को यहां तक पहुंचा दिया है। आपके अपने ही लोग आपको हटा देंगे। विपक्ष की तरफ से तमाम प्रकार के ट्वीट्स करके यह सारी जानकारी दी जा रही है कि आपको कोई और नहीं, आपको अपने लोग हटाएंगे। और ऐसी स्थिति में आपका यह कहना कि बैंक ने आपसे नहीं पूछा, यह बैंक का असल में मैंडेट है कि वो खुद डिसाइड करे कि फॉरेक्स को कितने दिन तक होल्ड करना है और किस तरह से देना है। केंद्रीय बैंक के अंदर अगर आप उसे नियंत्रित करने की नीति अपना रहे हैं तो समझ जाइए कि आप अपनी सत्ता को बचाने के लिए प्रयास में हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ जाए। मैं यहां पर आपको फिर से याद दिला दूं कि इनकी इस भीषण स्थिति के पीछे विदेशी मुद्रा का जो असली सोर्स था वो था टूरिज्म, और उस टूरिज्म में इंडियंस का पहुंचना बहुत बड़ा नंबर रखता था। इंडियंस अभी तक भी लक्षद्वीप का मोह त्याग कर मालदीव्स नहीं जा रहे हैं। लक्षद्वीप में टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, मालदीव्स में टूरिज्म घट रहा है। इसके चलते ये सारी बातें हो रही हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और आएगा, क्या यह पहली बार है कि इनके यहां तख्ता पलट हो रहा है? जी नहीं। 1988 में, यानी कि आज से लगभग 36 साल पहले भी मालदीव्स में एक बार तख्ता पलट किया जा चुका है, या कहिए कि उसकी कोशिशें की जा चुकी हैं, जिसको बचाने के लिए भारत ने तत्काल सेना भेजी थी, जिसे ऑपरेशन कैक्टस के नाम से जाना जाता है। नवंबर 3, 1988 की खबर है, जब श्रीलंका से उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम
इनकी तरफ से PLOTE इधर की तरफ से हथियारबंद उग्रवादी मालदीव्स पहुंचे थे और उनका प्रयास था कि जैसे ही यहां के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम वहां से निकलकर भारत की यात्रा पर जाएंगे, राजीव गांधी जी से मिलने जाएंगे, उस बीच में हम लोग तख्ता पलट देंगे। हालांकि राष्ट्रपति को यह बात पता चल गई और वो वहीं रुक गए और उन्होंने तत्काल प्रभाव से आस पड़ोस के देशों से मदद मांगी। उसमें भारत सबसे पहले मदद करने पहुंचा और ऐसी इस चीज में मालदीव्स की सुर्खियां बनी थी। प्रेसिडेंट गयून बचकर भागे, लंका के तमिल्स ने उनकी राजधानी माले को कब्जा कर लिया था और मालदीव्स में तख्ता पलट का प्रयास हुआ था। एयरपोर्ट, बंदरगाह, सरकारी भवनों पर उग्रवादियों का कब्जा हो गया था। मालदीव्स की तरफ से पाकिस्तान, यूएस, ब्रिटेन, श्रीलंका सबसे मदद मांगी गई, लेकिन सबसे पहले भारत सरकार मदद करने पहुंची और इनके यहां के तख्ता पलट को बचा लिया। मात्र 9 घंटे में भारतीय सेना ने यहां पहुंच करके इनके एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लिया और यहां से अपनी कार्रवाई शुरू की। परिणाम स्वरूप यहां पर आए हुए उग्रवादी वापस दबे पांव भागे और भागने के बाद वापस मालदीव्स को उन्हीं राष्ट्रपति को सौंपा गया। इसका मतलब यह है कि इनके पास पहले भी ऐसे हालात देखे जा चुके हैं। फिर से ऐसा रिपीटेशन हो या ना हो, हम तो चाहेंगे कि पड़ोस में शांति रहे, लेकिन हां यह सच है कि अर्थशास्त्र किसी भी देश के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। आप लोग अपने विषय आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। और हां, यदि आप में से कोई भी साथी अभी तक हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट से नहीं जुड़ा है तो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम का भरोसा नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपके सामने कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप चैनल कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहां जाकर आप उसके साथ जुड़ जाएं। किसी अनऑफिशियल चैनल से ना जुड़ें, हमारे 2 ही व्हाट्सएप चैनल हैं, अंकित अवस्थी सर और अपनी पाठशाला के नाम से। दोनों के लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या अधिकृत जो हमारे अन्य डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वहां पर मिल जाएंगे। बाकी एप्लीकेशन से आप हमारे कोर्सेज रिकॉर्डेड जीए फाउंडेशन का बैच और RAS रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर आप इस पूरे कंटेंट को PDF के रूप में पा सकते हैं। साथ ही वहां पर तमाम टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। हैंड रिटन मटेरियल भी आप अपने घर पर मंगा सकते हैं, जिसमें आपको बेहतरीन फाउंडेशन बैच के नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं, मिनिमम समय के अंदर डिलीवर करा दिए जाते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई क्वेरी, कोई कमेंट तो बताइए। चले, कोई क्वेरी अथवा कमेंट हो तो जरूर बताएं। व्हाट्सएप चैनल का QR कोड दे दें, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल का QR कोड भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ें आगे। चलिए, कोलकाता रेप केस, जिस मामले के बाद पूरे देश भर में प्रतिक्रियाओं का दौर अभी तक थम नहीं रहा है। लोग चाहते हैं कि जिस तरह निर्भया केस के बाद देश ने एक होकर के एक बेहतरीन कानून के लिए कार्य किया था, सरकारें मिलकर के कुछ बेहतरीन कार्य करने के लिए आगे आई थी, कोलकाता रेप केस भी, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है, एक ऐसी मिसाल स्थापित करे जिसके चलते भविष्य में अपराधियों में भय बैठे और उसके परिणाम स्वरूप देश में देश की आधी आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसी के चलते हुए देश में कोलकाता रेप केस को बहुत दिन से प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। हाल ही में कोलकाता के अंदर, बंगाल के अंदर बंद भी रहा और उसी बीच में देश के राष्ट्रपति का एक बयान आया और उस बयान ने देश में सुर्खियां बटोरी हैं। उस बयान के बाद कयास लगने शुरू हुए हैं कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है।
तमाम बातें सेशन के अंदर। हमने ऑलरेडी कोलकाता का रेप मर्डर केस आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, बताया है कि कब क्या क्या यहां पर कैसे हुए। हमने बताया कि किस तरह से एक डॉक्टर के साथ, जो महिला डॉक्टर थी उनके साथ कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में विभत्स घटना हुई, उनका रेप हुआ और उसके बाद में उनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद से सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इसी बीच में राष्ट्रपति का बयान आना बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट को तेज कर देता है। सुर्खियां बनती हैं कि क्या वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है। एक एक करके अगर मैं आप लोगों को ब्रीफ में सारी जानकारी दूं तो वो केवल ब्रीफिंग में टाइमलाइन शेयर कर देता हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस घटना से पूरी तरह अब तक अवगत होंगे कि 9 अगस्त के अंदर कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या होती है और उनकी बॉडी कॉलेज के सेमिनार हॉल में मिलती है। उसके बाद देश में पूरी तरह से इसका विरोध प्रदर्शन होना शुरू होता है, आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही साथ कलकत्ता हाईकोर्ट केस को सीबीआई को सौंप देती है। 14 अगस्त के दिन सीबीआई केस को हैंडओवर करती है और इसी बीच में आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर 1000 लोगों की भीड़ हमला कर देती है, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल होते हैं तो प्रदर्शनकारी भी घायल होते हैं। 15 अगस्त के बाद 15 अगस्त के दिन देश भर में हड़ताल और प्रदर्शन होते हैं। डॉक्टरों का जो एसोसिएशन फोर्डा है वो फिर से हड़ताल की घोषणा करता है। आईएमए भी 17 अगस्त को देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे की घोषणा करता है। 16 अगस्त को सीबीआई अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को हिरासत में लेती है और ममता, जो सीएम ममता हैं, वो दोषी को फांसी की सजा देने की मांग करके हुए रैली पर निकल जाती हैं। ये जो घटना थी, इसके बाद लोगों को एक बहुत जबरदस्त तरीके का राजनीतिकीकरण दिखाई दिया। एक तरफ तक लोगों के मन में इस बात को लेकर के आवेश था कि भैया ये दुर्घटना बहुत विभत्स है और ऐसे में डॉक्टर्स की सुरक्षा का मुद्दा देश की टॉप प्रायोरिटीज में होना चाहिए और विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी। लेकिन ऐसे में एक देश की एक राज्य की मुख्यमंत्री, जिनके पास ही अपने यहाँ का गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो ही दोषी को फांसी की सजा दिलाने के लिए पैदल मार्च पर निकल रही हैं। इससे यह लगता है कि मुख्यमंत्री शासन नहीं चला रही, कोई और शासन चला रहा है। खैर, ये सब घटनाएं होती हैं, लोग इस बात को समझते हैं कि ये केवल एक राजनीतिक बयानबाजी की तरह से चीजें चल रही हैं। इस बात पर राजनीतिक रूप से भी दोनों पहलू सामने आने लगते हैं। हर तरफ से पक्ष और विपक्ष के बीच में पलटवार और वार होने शुरू होते हैं। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं। 20 अगस्त के दिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक टास्क फोर्स का गठन करते हैं। 21 अगस्त के दिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को अपने हाथ में मिलता है और उसके बाद में 2 असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर समेत 3 अफसरों को सस्पेंड कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोलकाता पुलिस की भूमिका को भी संदिग्ध बताते हुए, क्योंकि कोलकाता पुलिस ममता सरकार के अंडर में आती है और ऐसे में उनको संदिग्ध बताते हुए उन्हें 30 साल के कैरियर में ऐसी घोर लापरवाही ना देखते हुए बताया गया कि इतनी लापरवाही हमने आज तक नहीं देखी। ये इतनी सख्त टिप्पणी थी जो दर्शाती है कि सुप्रीम कोर्ट तक इस बात से सहमत थी कि यहां पर पुलिस ने लापरवाही की है और पुलिस की लापरवाही, चूंकि पुलिस जो है वो राज्य सरकार के अधीन होती है और ऐसे में ममता बनर्जी की लापरवाही ये रिलेट कर ली गई। अब ऐसे में उन्होंने पुलिस पर जो बातें बोली, लेकिन जनता में और बंगाल के अंदर लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा फूटना शुरू हो गया। इसी बीच में मुख्य आरोपी संजय राय को सीबीआई ने विशेष अदालत में पेश किया और उसकी जुडिशियल कस्टडी मांगी। फिर 24 अगस्त को रेप केस के अंदर 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ और जो मुख्य आरोपी संजय राय है उससे जेल में पूछताछ की गई। पॉलीग्राफी यानी झूठ और सच पकड़ने वाले टेस्ट ने संजय राय ने अपना जुर्म कबूल लिया और उसने ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या की बात कबूली। 27 अगस्त को रेप मर्डर केस में ममता सरकार का इस्तीफा मांगने के लिए छात्र और मजदूर संगठन सचिवालय से प्रोटेस्ट शुरू करते हैं और 28 अगस्त को बीजेपी ममता बनर्जी सरकार में फैली अराजकता के विरोध में पश्चिम बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाती है। इस दौरान राज्य के कई शहरों में हिंसा देखी जाती है। आज आप 29 अगस्त के दिन यह सेशन सुन रहे हैं क्योंकि 28 अगस्त के दिन ही देश की राष्ट्रपति का बयान आता है, द्रौपदी मुर्मू जी का बयान आता है। कहते हैं कि 20 दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला बयान, जिसमें वो कह रही हैं कि मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूं, अब बहुत हो चुका, समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है। ऐसे में राष्ट्रपति मुर्मू जी का यह बयान, जब वो ये कह रही हैं कि अब बहुत हो चुका, अंग्रेजी में कहा गया है
इनफ इज इनफ। और ऐसे में इस शब्द के मायने निकाले जा रहे हैं कि राष्ट्रपति ने वुमेन सेफ्टी पर कहा है कि अब बस बहुत हो चुका। यह इस तरह का वाक्य है जो दर्शाता है कि इसके बाद अब कोई एक्शन होगा और वो एक्शन राष्ट्रपति द्वारा लिया जाएगा। तो राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कौन सा एक्शन लिया जाता है? तो आंसर है राष्ट्रपति शासन। इसीलिए क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, इसके कयास तेज हो गए। राष्ट्रपति शासन होता है तो क्या होता है? राष्ट्रपति शासन में केंद्र के पास कौन सी ताकत आ जाती है, मुख्यमंत्री के पास कौन सी ताकत नहीं रहती है, कितने दिन चलता है, चुनाव होता है नहीं होता है, तमाम बातें अब यहां से आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति के बयान को थोड़ा सा सुन लें। राष्ट्रपति का बयान जो लिखित में आया, उस बयान के मुख्य शब्द यही थे कि उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उनसे रक्षाबंधन पर कुछ बच्चों ने पूछा कि क्या मैडम देश में निर्भया जैसा केस फिर नहीं होगा? तो उनका जवाब था कि ऐसा हमारे देश में केवल कुछ लोगों के करने से नहीं, समाज में ही एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, समाज की सोच बदले, ये मानसिकता बदले कि महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, उसके बाद ही यह परिवर्तन संभव है। हालांकि देश एक गंभीर परेशानी से गुजर रहा है। देश में महिलाओं को एक वस्तु की तरह ट्रीट किया जा रहा है और देश में जब तक महिलाओं को इस तरह से ऑब्जेक्टिफाई किया जाएगा कि ये महिलाएं हैं, वस्तु की तरह उन्हें ट्रीट किया जाएगा, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। राष्ट्रपति ने अपना जो ये पत्र लिखा, इसमें उन्होंने अपनी संवेदना महिलाओं के प्रति, देश की आधी आबादी के प्रति, बीइंग ए महिला प्रेसिडेंट, उन्होंने अपनी तरफ से ये बातें लिखी जिसमें उनकी संवेदना को आसानी से पढ़ा और समझा जा चुका है। इसके माध्यम से वो ये कहना चाहती हैं कि ऐसे अपराधों को हमें भूलना नहीं चाहिए। हमारे देश में जब ऐसे अपराध होते हैं, उसके बाद हम कुछ समय के लिए रिएक्शन देने आते हैं और उसके बाद हम भूलकर फिर से अपने काम में, फिर किसी और बड़े अपराध के इंतजार में निकल पड़ते हैं। ऐसे में राष्ट्रपति का यह कहना कि अपराधों को भूलना नहीं है, पर्याप्त हो चुका है, बस अब रुक जाना चाहिए, अब बहुत हो चुका है, हमें मिलकर आपराधिक सोच का सामना करने की जरूरत है ताकि इसे शुरुआत में ही खत्म किया जा सके। ऐसा तभी हम कर पाएंगे जब हम पीड़ितों को याद को सम्मान देंगे। समाज पीड़ितों को याद करने की एक संस्कृति तैयार करे ताकि हमें याद रहे कि हम कहां चूके थे। इसे याद रखकर हम भविष्य में चौकन्ने रहें। हमारी बच्चियों के प्रति यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके रास्तों में बाधाएं हटाएं, उन्हें आजादी दिलाने में मदद करें। तभी हम रक्षाबंधन पर पूछे गए बच्चों के मासूम सवालों का ठोस जवाब दे पाएंगे। हमें मिलकर कहना होगा कि बस बहुत हुआ। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक फिल्म थी, अगर मैं सही हूं तो उसका नाम पिंक था, जिसमें यह लाइन बोली गई थी। एक एक्ट्रेस हैं तापसी पन्नू और अमिताभ बच्चन उसमें कलाकार मुख्य हैं। उसमें यह लाइन थी कि नो मीन्स नो। यह लाइन बहुत ज्यादा कोट की गई थी। ठीक उसी प्रकार से इनफ इज इनफ, और ये इनफ इज इनफ समाज को अपने आप में चेतने के लिए मोटिवेशन देता है कि अब बस बहुत हो गया। कब तक हमारे देश में महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहेंगी? कब तक महिलाएं इस प्रकार के विभत्स हमले का शिकार होती रहेंगी? वैसे यहां पर एक बड़ी बात और कही गई है और वो ये है, राष्ट्रपति के बयान में बकायदा इस बात को मेंशन किया गया है कि जब हमारा संविधान समानता की बात करता है तो वो समानता जो हमारे संविधान निर्माताओं ने तो मूल अधिकार में दे दी, लेकिन आज भी महिलाओं को वर्क प्लेस पर, समाज में अपने आप की सुरक्षा के लिए चिंतित होना पड़ता है। इस बात पर इन्होंने गहरी संवेदना व्यक्त की है। यह सारा कंटेंट आपको हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर उपलब्ध हो जाएगा जब हम इस कंटेंट का पीडीएफ शेयर करेंगे। कुल मिलाकर इनकी इस बात में जो इनफ इज इनफ वर्ड है, यहां पर राष्ट्रपति का जो सार है वो निकल रहा है कि इन दुर्घटनाओं पर अब रोक लगनी चाहिए, ऐसी घटनाएं अब रुकनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक और शब्द उठने लगा कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिए कह रही हैं वो? क्या वो बंगाल की सरकार से परेशान होकर के ये लाइन बोल रही हैं कि आप अब बहुत हो चुका, हमें अपने हाथ में शासन लेना होगा? ऐसे में क्या राष्ट्रपति शासन वाकई में बंगाल में लगाया जा सकता है? इस बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करते हैं। मैंने जितना इस लेटर को पढ़ा, आप भी पढ़िएगा, उपलब्ध है। इनका ट्विटर हैंडल पर भी ये उपलब्ध है और हमने भी अपने ट्विटर हैंडल पर इसे साझा किया है।
अंकित अवस्थी के नाम से जो हमारा वेरीफाइड अकाउंट है, वहां पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। आप वहां से खुद पढ़ के एक सेंस जनरेट कर सकते हैं। इस सेंस के अंदर इनका दुख व्यक्त हुआ है कि महिलाओं के प्रति होने वाली सामाजिक ये जो घटना है ये रुकनी चाहिए, इसके लिए इनफ इज इनफ वर्ड यूज किया गया है। लेकिन हाँ, इस बीच में चूंकि राजनीति है और राजनीति में मायने निकाले जाते हैं, मायनों में बंगाल में राष्ट्रपति शासन के क्या मायने हो सकते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, ये तो आप सबको अच्छे से मालूम है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, जो कि केंद्र में अपोजिशन में है और बंगाल में अपोजिशन में बीजेपी है। और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की जो खींचतान है वो सड़कों पर कईयों बार देखी गई है। हाल ही में अगर आपने देखा हो तो ममता बनर्जी के द्वारा राज्यपाल पर भी यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था और उनके खिलाफ मतलब कोर्ट में भी पहुंच गई थी कि साहब इन्होंने ऐसा किया है, मैं राजभवन नहीं जाऊंगी क्योंकि यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो यौन उत्पीड़न करते हैं। कुछ ऐसे केसेस हमारे पास उपलब्ध हैं, पुलिस के पास ऐसी सूचनाएं हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कोलकाता में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। राज्यपाल जो कि बीजेपी की तरफ से यानी केंद्र की तरफ से नियुक्त हैं वहां पर, और वहां की सरकार केंद्र की सत्ता पक्ष और बंगाल के अंदर जो सरकार है, इन दोनों के बीच का जो रिफ्ट है ये बहुत बार देखा गया है। ऐसी भी घटनाएं देखी गई हैं कि संदेश खाली जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सीएम का चुप रहना भी लोगों के लिए बड़ा प्रश्न बना। यानी कि बंगाल में रेप जैसा मामला भी, महिलाओं के केस में महिला मुख्यमंत्री के राज्य में भी यह मामला केवल राजनीतिक ही विषय वस्तु बनकर रह जाता है, ऐसा यहां दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या राज्यपाल सीवी आनंद बोस के पास पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति को यह रिकमेंडेशन भेजने का आधार मिल रहा है क्या कि सर यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दो क्योंकि यहां की सत्ता संभाली नहीं जा रही है, या फिर राज्य में आंतरिक अस्थिरता का माहौल है, अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में यहां से इन्हें आप हटाइए और यहां पर चुनाव करवाने की घोषणा कीजिए। राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को बंगाल के हालात की रिपोर्ट भेज सकते हैं क्या राज्यपाल, ये एक बड़ा प्रश्न बनता है। मैं आपको थोड़ा संवैधानिक उपबंध बता देता हूं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 355 और 356 राष्ट्रपति शासन की चर्चा करता है। 355 कहता है कि अगर केंद्र सरकारों को राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना है तो उसके लिए 355 उन्हें सोचने की आवश्यकता देता है। मान लीजिए किसी राज्य को देखकर केंद्र को यह एहसास हो रहा है कि यहां पर कुछ इंटरनल डिस्टरबेंस है, उसे ध्यान में रख करके राज्यपाल राष्ट्रपति से कह सकते हैं कि सर यहां पर आप अपने कंट्रोल में शासन ले लीजिए, यहां की सत्तारूढ़ सरकार इसे चला नहीं पा रही है। वहीं 356 कहता है कि राष्ट्रपति राज्य के संवैधानिक तंत्र के असफल और कमजोर पड़ने पर राज्य सरकार की शक्तियों को अपने अधीन ले सकता है। राज्य के अंदर संवैधानिक सत्ता यानी चुनी हुई सरकार अगर उसे कमजोर पाते हैं तो 356 के तहत भी वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ऐसे में राज्यपाल राष्ट्रपति को अब क्या रिपोर्ट भेजेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। और सबसे बड़ी जो स्थिति दिखाई पड़ रही है वो इस घटना के बाद बंगाल में उत्पन्न जो अराजकता का माहौल है, और उस अराजकता के माहौल को नोटिस किया जा सकता है कि एक महिला रेप केस में पुलिस के द्वारा की गई जो शुरुआती लापरवाहियां थी, उसके बाद में महिला के खिलाफ मतलब महिला के सपोर्ट में खड़े हो रहे जो डॉक्टर्स थे और जो लोग खड़े थे हॉस्पिटल के बाहर, उन पर हजारों की संख्या में कुछ हुड़दंगी या उपद्रवी आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। यह अगेन दर्शाता है कि न्याय की मांग में खड़े लोगों को पुलिस द्वारा और हुड़दंगियों द्वारा, उपद्रवियों द्वारा धमकाया जा रहा है। ऐसे में राज्य के अंदर कितनी अराजकता है यह अब पूरे देश को सर्वविदित हो रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी जिसमें वो कह रहे हैं कि 30 साल में ऐसी कोई पुलिस की लापरवाही नहीं देखी, यह अपने आप में एक तल्ख टिप्पणी कंसीडर की जाती है, जो कि अपने आप में यह दर्शाती है कि राज्य सरकार के प्रेजेंस में पुलिस की फेलियर राज्य के अंदर आंतरिक अस्थिरता के माहौल को समझाने के लिए पर्याप्त है। ऐसे में राज्यपाल बंगाल को देखकर राष्ट्रपति को यह मैसेज भेज सकते हैं अथवा नहीं, यही इस समय का सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। लेकिन इसके कई और मायने हैं, और वो ये है कि अगर राष्ट्रपति के राष्ट्रपति शासन लगाने की मन में आ भी जाए कि साहब चलो लगा देते हैं, तो क्या वो यूनिडायरेक्शनल है क्या राज्य सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज नहीं कर सकती क्या, या फिर सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ नहीं जा सकती क्या? जा सकती है।
और ऐसा कईयों बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के ऊपर जुडिशियल रिव्यू किया है और इस फैसले को चैलेंज करते हुए सरकारों को सहायता दी है या फिर उनका पक्ष लिया है। अर्थात अगर किन्हीं गैर आधारों पर, यानी ऐसे आधार जो कि वाकई में बड़े आधार नहीं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट इसे पलटा भी सकता है। ठीक है, हालांकि हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो क्या होता है। सामान्यतः राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लगता है और उसके बाद अगर बढ़ाना है तो उसके लिए संसद से परमिशन लेनी होती है। राष्ट्रपति का द्वारा लगाया गया राष्ट्रपति शासन राज्य की जो भी संवैधानिक ताकत है या पावर है उसे अपने हाथ में ले लेता है। और चूंकि राष्ट्रपति द्वारा अपना मतलब एक तरह से कहिए तो प्रतिनिधि गवर्नर के रूप में वहां भेजा हुआ है, तो गवर्नर के माध्यम से ही फिर वहां पर सरकार चलाई जाती है। गवर्नर के माध्यम से या फिर राष्ट्रपति द्वारा कोई एक स्पेशल अपॉइंटी भेज दिया जाता है कि आप अब सरकार को चलाइए, कि आपको यहां पर नियुक्त किया गया है, आप सरकार को दिशा दीजिए। ठीक है, ऐसे में वहां के जो कड़े फैसले लेने होते हैं वो फिर केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति केंद्र सरकार के द्वारा कहे हुए कार्यों को ही करती है, इसलिए वहां के फैसले केंद्र सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। और ऐसी स्थिति को जब तक सामान्य होता हुआ नहीं पाते तब तक राष्ट्रपति शासन चलता है और फिर दोबारा इलेक्शन करवाकर फिर से जनता के सामने विकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति शासन के केस में संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रपति शासन लगाते समय यह देखना जरूरी होता है कि राष्ट्रपति खुद इससे संतुष्ट हैं या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनसे उस आधार को मांग सकती है कि बताओ राज्यपाल ने आपको क्या भेजा था लिख करके, उस चीज को मांगा जा सकता है। भाई राज्यपाल संतुष्ट है कि यहां राष्ट्रपति शासन की सिफारिशें की जा सकती हैं, तो राज्यपाल ने आपको क्या लिखित में दिया था उसे दिखाओ, यह सुप्रीम कोर्ट कई बार मांग सकता है। ऐसा मामला कुछ साल पहले भी जब अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और वहां पर जिस राज्य सरकार को निष्कासित किया गया था उसे दोबारा बहाल कर दिया गया। अर्थात राष्ट्रपति शासन को भी पलटाया जा सकता है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बयान है कि जिस कोलकाता को 3 साल से सबसे सुरक्षित सिटी का अवार्ड मिल रहा हो, एनसीआरबी की तरफ से वहां पर राजनीतिक इस्तेमाल करके सरकार को बर्खास्त करने की तैयारी की जा रही हो, तो यह तैयारी मतलब जनता को दोबारा चुनाव में धकेलने के प्रयास के रूप में देखी जा सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि किसी राज्य में अधिकतम कितने दिन तक लग सकता है। तो पहले जैसा मैंने बताया 6 महीने तक का तो राष्ट्रपति शासन है ही, केंद्र के पास ताकत है, लेकिन उसके अलावा वो अगर अन्य 6 महीने तक कंटिन्यू करना चाहती है तो उसके लिए संसद से परमिशन लेनी होती है। फिर सवाल बनता है सबसे पहली बार कहां लगा था, तो आंसर है पंजाब में। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो 356 का इस्तेमाल कर 1951 में यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जो 302 दिन यानी कि लगभग पूरे 1 साल के लिए ही चला था। केरल के अंदर 1959 के अंदर चला था। इस प्रकार से विभिन्न राज्यों के अंदर अलग अलग समय पर राष्ट्रपति शासन चलते रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने 66 से 77 के बीच में 36 बार और 1980 से 84 के बीच में 15 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया था। इंदिरा गांधी जी के बाद राजीव गांधी जी के कार्यकाल में भी 6 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। आपातकाल के बाद जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक साथ 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। जनता पार्टी के 3 साल के कार्यकाल में 16 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इस प्रकार से सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन और उनके नंबर्स दिखाई पड़ते हैं। मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया गया था। अब बात करते हैं अटल जी की सरकार और वर्तमान में मोदी सरकार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो अटल बिहारी जी की जो सरकार रही 6 साल और 80 दिन की, उसमें 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और वर्तमान की जो सरकार है 2014 से, उसमें नरेंद्र मोदी सरकार के बाद अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन पिछले 10 सालों के अंदर लगाया जा चुका है। 28 सितंबर 14 से लेकर के 31 अक्टूबर 14 तक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। मोदी सरकार के कार्यकाल में अब तक 10 बार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया जा चुका है। सबसे ज्यादा और सबसे कम कहां पर लगता है, तो इसमें सबसे ज्यादा बार का आंसर है मणिपुर और उत्तर प्रदेश, जहां अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह सभी तथ्यात्मक जानकारी आपके लिए काम की होंगी। अगर जानकारी पसंद आ रही हो तो अपने साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हां,
अपने साथियों की जो राय है और आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर साझा करें, ताकि हमें भी आपके विषय वस्तु को समझने में सहूलियत मिलती है। हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया है। टेलीग्राम बंद होने की सूचनाएं सुन रहे हैं, ऐसे में अगर कहीं ऐसा होता है तो आपके साथ कनेक्ट रहने का एक और स्थान हमारे साथ रहे, ऐसे में हमारा व्हाट्सएप चैनल हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया है, जिसे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारे अपने कोर्स, हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। जीएस फाउंडेशन के लिए उपलब्ध हैं और आरएएस फाउंडेशन के लिए बैच उपलब्ध हैं। हमारी वेबसाइट पर हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। हमारी वेबसाइट से आप अपने लिए टेस्ट सीरीज एक्सेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन से हैंड रिटन नोट्स अपने घर पर बैठे हुए मंगा सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। कोई क्वेरी और अथवा कमेंट हो तो जरूर बताएं। अपनी पाठशाला के नाम से ट्विटर अकाउंट है क्या? हाँ, वेरीफाइड अकाउंट है भैया, है ना। अपनी पाठशाला के नाम से एक वेरीफाइड अकाउंट अवेलेबल है। चलें बढ़ें आगे। साथियों, मार्केट में अगर आपको यह पता चले कि रिलायंस कोई शेयर लेकर आ रहा है, या फिर अडानी लेकर आ रहे हैं, टाटा साहब लेकर आ रहे हैं, महिंद्रा लेकर आ रहे हैं, तो आपको विश्वास हो जाता है कि अगर ये लोग अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट इनके पास रहेगा, क्योंकि इतने दिन से लंबे बिलियनियर पैसे वाले लोग बाग हैं, बड़ी कंपनी बना रहे होंगे, बड़े प्रोजेक्शंस होंगे, बड़े आइडियाज होंगे, और ऐसे में लोग आईपीओ में इंटरेस्ट, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में इंटरेस्ट दिखाते हुए भी दिख ही जाते हैं। लेकिन अगर आपको यह बताया जाए कि एक ऐसी कंपनी जिसका हाल ही में आईपीओ आया है, उस कंपनी के महज 2 शोरूम हैं, 8 कर्मचारी काम करते हैं, और उन्होंने लगभग 12 करोड़ रुपए मार्केट से मांगे थे, उन्हें जनता 4800 करोड़ रुपए दे देती है। ये सोच करके विचार कीजिए कि आपको क्या ख्याल आएगा कि यार क्या बात है भाई, पैसा ही पैसा होगा क्या? क्या मामला क्या है? कैसे ये सब संभव होगा? आज के सेशन में जिक्र है एक ऐसी घटना का जिसने पूरे मार्केट को झटके में डाल दिया है। झटका इस बात का कि एक कंपनी ने आईपीओ लाया अपना 12 करोड़ रुपए मांगने के लिए बाजार से, और जनता ने उसे भरकर 4800 करोड़ रुपए पकड़ा दी कि ये पकड़ भाई, जा अब ऐश कर। ऐसे में 12 करोड़ की आईपीओ मांगने वाली कंपनी, जिसके पास 8 कर्मचारी और मात्र 2 शोरूम हैं, वो इतना जबरदस्त पैसा पा गई। इससे एक बहुत बड़ी चिंता लोगों के बीच में आई, और वो ये कि क्या हम इतने नासमझ हैं क्या मार्केट के विषय पर? और ये बहुत बड़ा सवाल है। देश के अंदर वर्तमान में शेयर के प्रति लोगों के अंदर जो भाव है, उसके अंदर किस तरह की थॉट प्रोसेस है, ये अपने आप में सोचने के लिए आपको विवश होना चाहिए। क्या हम लोग मार्केट को लेकर इतने अनजान हैं कि हमें कुछ भी, मतलब कुछ भी अगर लग रहा है कि बस ये बढ़िया है, चलो ले लेते हैं, बस ले लिया? इसका मतलब हमारा शेयर मार्केट वास्तविकता में अगर ऐसी घटनाएं देख रहा है तो साहब स्थिर तो नहीं है, चिंता का विषय है। पता नहीं कौन से लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि शेयर मार्केट चल कैसे रहा है। भावनाओं में बहकर के कि हाँ भाई यहां तो बस 25 दिन में पैसा डबल होता होगा। फिल्मों में सुना है, रियलिटी में अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ ख्याल है तो उसे निकालिए और संवेदनशील होकर इस पूरी घटना को सुनिए। न्यूज है कि एक बाइक डीलर जिसके 8 कर्मचारी हैं 4800 करोड़ रुपए आईपीओ में पा लेता है, और जहां तहां इस बारे में अब ट्विटर्स पर न्यूज चलना शुरू होती हैं कि भैया ये हो क्या गया। कहानी कुछ इस प्रकार से है। आईपीओ लेने के लिए एक रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल नाम से एक कंपनी है जो कि मार्केट में जाती है और कहती है कि साहब मुझे पैसे चाहिए। अब ये आईपीओ होता क्या है, कैसे आता है, कितने प्रकार का होता है, कहां से पैसे मिलते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, ये भी जान लीजिए, सो दैट आपका एक अवेयरनेस स्तर तो बढ़ ही जाएगा। आईपीओ एक इस प्रकार की ऑफरिंग है शेयर मार्केट के अंदर, जिसमें आप जनता से अपने शेयर खरीदने के लिए कहते हैं
कहते हैं कि भैया देखो, मैं अपने हिसाब से जितना पैसा लगा सकता था मैंने धंधा बड़ा करने में लगा दिया, मैं अपने स्तर से तो यहां तक पहुंच गया, इतना मुनाफा कमा लिया, इतनी मेरे ऊपर लायबिलिटीज हैं, अगर आप लोग इसमें पैसा और देंगे तो आपके पैसे से मैं इस कंपनी को और बड़ा करूंगा, आप भी अब मेरे हिस्सेदार बनेंगे। यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग किसी भी निजी कंपनी का पहली बार जनता के सामने जाकर पैसे मांगना है, और इस काम के लिए वो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने के लिए लेता है। स्टॉक एक्सचेंज जहां पर किसी कंपनी के हिस्सों को खरीदा और बेचा जाता है। पहली बार जब किसी कंपनी का हिस्सा बिकने आता है तो इसे ही आप आईपीओ के नाम से जानते हैं। कंपनियां जब भी आईपीओ का विकल्प चुनती हैं तो वो अपनी पूंजी को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए करती हैं, और इसीलिए वो जनता से पैसे मांगती हैं। ऐसे में उसे लाभ और पूंजी रिटर्न मिल रहे होते हैं। आईपीओ के जरिए कंपनी को सामान्य लोगों से इक्विटी फंडिंग जुटाने में मदद मिलती है। ठीक है, तो आईपीओ क्या है? एक प्राइवेट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में आती है, अपने शेयर जनता को बेचती है और कहती है कि भाई आप लोग भी अब मेरी कंपनी का हिस्सा बन जाइए, और इस पैसे से जो आपने हमें दिया है इससे हम कंपनी को बड़ा बनाने के अंदर प्रयास करेंगे। इसके लिए कुछ मानदंड होते हैं जो कंपनी को फॉलो करने होते हैं। सेबी जनता के लिए अगर कोई भी कंपनी जाना चाहती है उसके लिए कुछ पात्रताएं तय करती है। जैसे पहला, कंपनी द्वारा S1 दाखिल करने के बाद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन स्टाफ पंजीकरण विवरण देना होता है। उसके बाद कंपनी के अंदरूनी लोग, विश्लेषक और अन्य पार्टियों को आईपीओ के बारे में चर्चा करने और उसे बढ़ावा देने पर रोक लगा दी जाती है। बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू होती है। चौथे दिन रिफंड की जानकारी दी जाती है। पांचवें दिन डीमैट अकाउंट में शेयर जमा कर दिए जाते हैं। यानी शेयर मार्केट में अगर आपको शेयर खरीदने होते हैं तो उसके लिए डीमैट की आवश्यकता होती है, और डीमैट अकाउंट के लिए आप डीमैट अकाउंट से ही ये ट्रेडिंग कर पाते हैं। लेकिन हाँ, कंपनी का हिस्सा आपको पांचवें दिन मिल जाता है। ठीक है साहब, कंपनियां आती हैं। देश के अंदर बहुत सी बड़ी कंपनियों ने भी ऐसे ही पैसे जुटाए हैं, जैसे LIC है, पेटीएम है, कोल इंडिया है, रिलायंस पावर है, जनरल इंश्योरेंस है, ONGC है, SBI कार्ड है। ये देश के अंदर कुछ प्रमुख आईपीओ लेने वाली कंपनियां रही हैं जिन्होंने खूब पैसा जुटाया है। जैसे LIC ने 21,000 करोड़ रुपए जुटाया था ऑफर प्राइस के साथ में। ठीक है, अच्छा, अब जिसकी चर्चा हो रही है उस कंपनी के बारे में जानिए। ये यहां पर आपको ये जो तस्वीर दिख रही है, ये जो शोरूम आपको दिख रहा है, ये यामा का एक शोरूम है। चलाया जाता है सहानी ऑटोमोबाइल्स के नाम से दिल्ली में। इनको लीड करती है एक रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल नाम की कंपनी। यानी कि एक कंपनी है, ऐसे समझिए जैसे मेरी कंपनी का नाम ACPL है। ACPL के अंडर में अपनी पाठशाला एक ब्रांड नेम है। ऐसे ही यहां पर रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल नाम की कंपनी है, उसके अंडर में सहानी एंटरप्राइजेस चलता है, और ये यामा की गाड़ियां बेचते हैं। 2 शोरूम हैं इनके पास। इन्होंने 22 अगस्त को अपनी तरफ से आईपीओ आने के लिए मार्केट में एंट्री करी। निवेशकों ने 26 अगस्त तक इनमें निवेश किया। पैसे लगाने की लोगों में होड़ सी मच गई कि साहब, इन्होंने जनता से कहा था कि हमें 12 करोड़ 11.99 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन 418 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया। मतलब मांगे थे 12 करोड़, आपने यहां पर 418 गुना ज्यादा पैसे दे दिए, और लगभग 4768 करोड़ रुपए की बोलियां मिल गई। मतलब यह समझिए कि यह अपने आप में इतना पैसा पा गया जितना इन्होंने मांगा नहीं था, उससे भी कई गुना ज्यादा पैसा पा गया। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसा ये कंपनी करती क्या है। तो सहानी ऑटोमोबाइल के बारे में जो जानकारी उपलब्ध है वो ये कि ये दुपहिया वाहन जैसे कि कम्यूटर बाइक्स हैं, स्पोर्ट्स बाइक हैं, क्रूजर हैं, स्कूटर हैं, ये इनको बेचने का काम करते हैं, इनको मेंटेन करने का काम करते हैं, सर्विसिंग का काम करते हैं। अजी आसान भाषा में यामा का एक छोटा शोरूम है जो रिपेयरिंग का काम भी करता है, यानी सर्विस सेंटर भी चलाता है। अब वो अपना आईपीओ ले आया था। अब आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न आएगा कि साहब ऐसा क्या लगा लोगों को जिससे लोगों को इसमें इतना इंटरेस्ट दिख गया। अब देखिए क्या कहानी थी। इसने अपना जो डेट शीट फाइल की उसमें इसने बताया कि इन्होंने 2021 में 11 करोड़ का टर्नओवर किया। इसके साथ साथ 2022 में इन्होंने 12.5 करोड़ का किया, और 2023 में इन्होंने 19 करोड़ का रेवेन्यू कर डाला। तो भाई लोगों को लगा कि यार कंपनी तो लगातार 3 सालों से प्रॉफिट में ऊपर की तरफ बढ़ रही है, रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है, और रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है तो यार इसका मतलब ये छोटा, अच्छा आप में से भी कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि इतना छोटा छोटा कंपनी भी मार्केट में आ सकती है क्या? हाँ बिल्कुल आ सकती हैं।
एसएमई लेवल पर बहुत सी कंपनियां आईपीओ लेकर आती हैं, बड़ी कंपनियों के ही आईपीओ नहीं आते, छोटी कंपनियों के भी आईपीओ आते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। ऐसे में इनका पैसा देख करके यार पैसा बढ़िया चल रहा है, चलो लगा लेते हैं। तो ऐसे में इन्होंने अपनी तरफ से रखा कि अगर किसी को खरीदने हैं शेयर तो 10 रुपए की फेस वैल्यू के इन्होंने लगभग 10 लाख शेयरों की बोली मांगी और 117 रुपए इन्होंने प्राइस बैंड सेट कर दिया कि अगर आपको शेयर खरीदने तो 1200 शेयर खरीद लो एक ही बार में, 1.5 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट करो और हमारे शेयर ले लो। 26 लाख तक का इन्होंने टारगेट दिया। इनकी तरफ से कोई गलती नहीं थी। मैं तो यही मानूंगा कि निवेशक की ही गलती थी कि निवेशक इस बात को ही नहीं समझ रहा है कि वो कितनी बड़ी रिस्क ले रहा है, उसके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। आसान भाषा में ऐसे समझो, कल को ये कंपनी अपनी तरफ से ये कहे कि साहब मेरे शेयर इकट्ठे हो गए, मैं अपने शेयर बेच रही हूं, वापस ले लो भाई, जिसको लेने हैं वापस ले लो, मतलब मैं तो, मेरे पास तो बैंकरप्ट हो गया, जिसको शेयर लेना है ले लो, अपने पैसे जेब में भरे और निकल गए। अगर शेयर इनके बिकने ही लग जाएं, क्योंकि इतना बुरा प्राइस पे बिका है, अगर एक शेयर मान लीजिए 100 रुपए का था, 10 रुपए का था, वो अगर 100 में बिक गया है, ये उसको 90 में बेच करके बाकी पूंजी लेकर के साइड में हो लें, आप किसको पकड़ोगे? छोटी कंपनियों के केस में इन्वेस्टमेंट करते समय ये ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं कि आप कैसे ये विश्वास करेंगे कि इनकी लायबिलिटी क्या है, इनके पास रिसोर्सेज क्या है। इंटरेस्टिंग पता है क्या है, इस कंपनी के जो शोरूम है ना, वो भी किराए पर लिए हुए शोरूम है, कर्मचारी 8 हैं, आप किसको ढूंढेंगे? इस नाम से वो कहीं और दूसरे नाम से कंपनी खोल लेंगे। अभी इन्होंने सहानी के नाम से खोली हो, कभी किसी और के नाम से खोल लेंगे, ठीक है। ऐसे में इन्होंने जिस तरह का इन्वेस्टमेंट पाया, उसके अलावा एचएनआई की अगर बात करें तो 150 गुना और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में 12 गुना इसे सब्सक्राइब किया गया। मतलब पैसे वाले लोग भी बेवकूफ प्रणाली के हो सकते हैं, ऐसा प्रतीत हुआ। 2 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले लोग भी थे और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में तो मैं बता दूं कि यहां पर जब आईपीओ में इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी लोग इन्वेस्ट करने आते हैं, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल लेवल पर यानी कि एक कंपनी टाइप की यूनिट जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेज आ गए, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आ गए, कमर्शियल बैंक्स आ गए, वो आकर इन्वेस्ट करते हैं। समटाइम्स कुछ हाई नेटवर्क वाले जो लोग, नेटवर्थ वाले जो लोग होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, जो 2 लाख से ज्यादा का एक बार में इन्वेस्ट कर पाते हो। 2 लाख तक का इन्वेस्ट करने वाले जो होते हैं उन्हें रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कहते हैं, और एंकर इन्वेस्टमेंट के रूप में 10 करोड़ से ज्यादा के जो लोग आते हैं उन्हें कंसीडर किया जाता है। 4 प्रकार के इन्वेस्टमेंट आईपीओ में आते हैं। ऐसे में इस कंपनी को इस प्रकार से अगर पैसा मिल रहा है तो यह अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि क्या छोटे आईपीओ भी आते हैं क्या? जी हां, इन्हें एसएमई यानी स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस कहते हैं, और ये इंडियन इकोनॉमी में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का कहना है कि बड़ी कंपनियां ही जनता से पैसा लें, जरूरी नहीं है ना, छोटी कंपनी भी ले सकती है, तभी तो एमएसएमई हमारे देश में आगे बढ़ेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए सेबी ने इनके लिए 2012 में इनके लिए भी आईपीओ लाने की परमिशन ओपन की थी, और ऐसे में सेबी के द्वारा इनको जो परमिशन दी गई उसके माध्यम से बहुत सारी कंपनीज देश में एसएमई आईपीओ लाने के लिए लगातार लग रही हैं, जो कि 1 से लेकर 25 करोड़ के बीच में अपना रेवेन्यू रख रही हैं, जिनके पास में मिनिमम 50 नंबर ऑफ अलॉटीज होते हैं। डीआरपीएच का वेरिफिकेशन स्टॉक एक्सचेंज खुद कर लेता है सेबी के बिना भी। डीआरपीएच का मतलब क्या है? इनके वो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स जिससे ये कंफर्म किया जाता है, यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें कि वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी के द्वारा क्या ऑफर किया जा रहा है, क्या इनका विजन है, किस तरह से ये आगे चलेंगे, वो जानकारी दी जाती है। तो अब अपने आप में ये एक बड़ा केस स्टडी बन गया है कि एक बाइक डीलर जो 12 करोड़ मांग रहा था 4800 करोड़ पा गया, तो ये अपने आप में एक चिंता की बात है। और वो चिंता की बात कैसे है, इसके लिए सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त ये भट्टी साहब का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये एक गोलगप्पे वाले का आईपीओ निकलवा देते हैं और उसका आईपीओ निकलवा करके कुछ और नाम के साथ इन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से अभिनय किया हुआ है। बहुत पुराना वीडियो है जो वर्तमान में सोशल मीडिया पर वायरल है कि कैसे कंपनी बनाकर आईपीओ लाकर लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। इसीलिए सोशल मीडिया पर इनका ये वाला वीडियो वायरल हो रहा है कि किसी ने ऐसे ही कोई सीए रहा होगा जिसने इनकी कंपनी को बढ़िया कागजों के साथ दिखाया कि साहब ये करके ये कर दिया जाए। जो छुपा लिया गया वो क्या था? छुपा लिया गया वो ये था कि इस कंपनी ने ऑलरेडी कर्जा लेकर के ये सारा काम किया हुआ है। यानी कि यहां पर जनता को ये तो बता दिया कि इस साल इतना रेवेन्यू, इस साल इतना रेवेन्यू, इस साल इतना रेवेन्यू, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इस कंपनी ने यहां तक पहुंचने के लिए भी कितना पैसा खर्च किया है। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखिए। यहां पर पता चलता है कि कंपनी ने ऑलरेडी बहुत सारा डेट ले रखा है।
इनकी जो उधारी है वो 2020-21 में 2.5 करोड़ की थी, तो 2023-24 में लगभग 10 करोड़ की इन्होंने उधारी ली है। यानी अगर कंपनी उधारी लेकर के और फिर बेनिफिट दिखा रही है तो ये अपने आप में इस बात का इशारा करता है कि इनकी जो स्पेंडिंग है ना वो इनकी अर्निंग से ज्यादा है। मतलब एक प्रकार से इन्होंने खर्च ज्यादा कर लिया और कमाया कम, लेकिन इन्होंने खर्चे को तो इन्वेस्टमेंट में दिखा दिया, सॉरी जो कर्जा है उसको तो इन्वेस्टमेंट में दिखा दिया और उसके बाद में सारी चीजों को रेवेन्यू में दिखा करके अपना मुनाफा दिखा दिया। इस तरह की जो घटनाएं हैं ये हम लोगों को सोचने पर विवश करती हैं कि बीइंग ए इन्वेस्टर फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी ज्यादा जरूरी है। हम जब बातें बाजार की पर सेशन करते हैं उसका उद्देश्य भी इतना होता है कि आपको यह पता तो रहे कि अल्टीमेटली शेयर मार्केट चल कैसे रहा है, ऐसे में ध्यान क्या रखा जाए। तो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो ये कि आप लोग कम से कम जब किसी छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हों तो उसके इन्वेस्टमेंट को लेकर अपने अंदर पहले यह परख विकसित करें कि कल को यह कंपनी चली गई तो क्या होगा। ऐसे में अगर ये कंपनी रहती भी है तो रहते समय इसके पर्सपेक्टिव क्या हैं, क्या काम करती है, उस कंपनी के बारे में आपको नॉलेज कितनी है। ये बाद में पता चल रहा है कि 2 शोरूम वाली कंपनी थी, हो सकता है आपके पास पहले से पता होता कि छोटे आईपीओ लेकर के जो आ रही कंपनीज हैं उनका प्रोफाइल पता है। हो सकता है कि आपके शहर का कोई बड़ा दुकानदार हो, दुकान बढ़िया चलती हो, वो कुछ बड़ा करने का काम कर रहा हो, कोई रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड हो जो छोटा स्तर पर ही है लेकिन बढ़िया काम कर रहा है। ऐसे में विचारने की आवश्यकता है। इन्वेस्टमेंट करते समय प्रॉपर तरीके से चीजें जांच लें। पैसा आपका है, शेयर मार्केट आपके लिए पैसा कमा के देने वाली चीज नहीं है, आपका स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आपको पैसा कमा के देने वाली चीज है। इसलिए प्लीज केयरफुल रहें, यह हमारी तरफ से आप लोगों के लिए एक सलाह है। बाकी मर्जी आपकी है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा साझा करें। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। डन? हाँ जी, बाकी हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। हमारे रिकॉर्डेड बैच जीएस फाउंडेशन आरएएस के उपलब्ध हैं। हमारा जो कंटेंट है वो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। अपनी पाठशाला के लिए हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। हैंड रिटन मटेरियल उपलब्ध है, आप उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है साहब, कोई क्वेरी और कमेंट हो तो जरूर बताएं। द विजिटर, बिल्कुल भैया सच है ये। क्रेजी वीडियो लिख रहे हैं सर, अपनी पाठशाला के नाम से एक आईपीओ लेकर आइए। हाँ सही कह रहे हो आप, सोच मैं भी कुछ ऐसा ही रहा हूं नहीं। चलें आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बहुत ही अच्छी बात बोली है एक जजमेंट के अंदर, और वो बात आने वाले समय में बहुत से लोगों को कानून के डर से राहत भी दिलाएगी। वो लोग जो कि कानून के माध्यम से अपने आप को यह समझता हुआ पा रहे हैं कि क्या मेरा जीने का अधिकार किसी कानून ने छीन लिया है, और इस छीनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की राय क्या है, सारी बातें आज के सेशन में है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि जमानत मिलना नियम है, जेल जाना अपवाद है, और ऐसा पीएमएलए कानून के केस में भी लागू होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ऐसे में प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट का यह बयान है तो इसके क्या मायने हैं और कितना व्यापक इसका महत्व है, आज के सेशन में इसे समझेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं, उन्हें हम समझ लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ें तो यह विषय वस्तु समझ में आएगी। मेरे प्यारे साथियों, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भारत में 2002 में एक कानून बना, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग आफ्टर ऑल होता क्या है। आसान भाषा में कहूं तो काले धन को सफेद करना। सर काला धन दिखता कैसा है, क्या उसके ऊपर रंग काला चढ़ा होता है? जी नहीं। अवैध धन जिसके ऊपर आपने कर पे नहीं किया, टैक्स पे नहीं किया, अब आपने टैक्स बिना पे किए कोई धन यूज में लिया और उसे आप दिखा ऐसे रहे हैं, अपने पास घुमाकर ऐसे ला रहे हैं जैसे कि टैक्स पे करके आ रहे हो। सर ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे
आपने बिना टैक्स पे किया कोई रकम निकाली और उसको किसी जमीन में इन्वेस्ट कर दिया। जमीन में इन्वेस्ट किया, उस जमीन को बेच करके उसकी डीएलसी कीमत पर उसे नंबर 1 से अंदर ले आए। जमीन के इन्वेस्टमेंट में अक्सर सुनने में आता है कि वहां पर नंबर 2 यानी कैश में ज्यादा पैसा लिया जाता है। कैश का अर्थ यह है कि उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा है। इसी प्रकार से दूसरा तरीका है कि आपने वो पैसा हवाला के माध्यम से देश के बाहर पहुंचाया, वहां से कोई शेल कंपनी के माध्यम से अपने ही धंधे में उस पैसे को एज ए इन्वेस्टमेंट दिखा दिया। देश में ऐसी बहुत सी घटनाएं आए दिनों सुनने को मिलती हैं। इन्हीं को रोकने के लिए देश में एक कानून बनाया गया और इस कानून को सख्त बनाते हुए इसकी एक धारा 45 डाली गई, जिसमें जमानत को लेकर बहुत सख्ती बरती गई। सख्ती में सबसे पहला तो तर्क यही था कि भाई इसमें जिसके ऊपर आरोप लगा है कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, पैसे की हेराफेरी की है, उसी को यह सिद्ध करना होगा कि उसने लॉन्ड्रिंग नहीं की है, मनी को, पैसे को नहीं घुमाया है। यानी कि सिद्ध करने की जो जिम्मेदारी है वो आरोपी पर ही लगा दी कि आप प्रूव करो कि आपने नहीं किया है। और जमानत में यह कहा गया कि अगर जमानत चाहिए तो जब तक सरकारी वकील आपके साथ बहस ना कर ले तब तक तो जमानत भूल जाओ। पहले सरकारी वकील आपसे सवाल पूछेगा और वो इस बात से संतुष्ट होगा कि अगर आपको जमानत मिल जाए तो आप बाहर जाकर के एविडेंसेस को टेम्पर नहीं करेंगे, यानी कि जो भी तथ्य हैं, जो भी प्रूफ हैं, उनको आप नहीं बिगाड़ेंगे, तब तक आप जेल में ही रहिए, यानी कि जमानत नहीं मिल सकती। 45 में दिए गए इन 2 लाइनों का हमारे देश में हाल ही में राजनीतिक नेताओं के जेल जाने के दौरान काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरने का काम हुआ। अगर आपको याद हो तो अरविंद केजरीवाल जी का जाना, मनीष सिसोदिया जी का जाना, इन दोनों नेताओं के साथ साथ सीएम जो अभी सोरेन साहब गए थे उनका जाना, ये सभी मनी लॉन्ड्रिंग की इसी धारा के तहत जमानत नहीं पाए थे। ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के अंदर जमानत ना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी देते हुए कहा कि भाई जमानत तो मिलनी ही चाहिए, ये तो नियम है, और अगर किसी को आपको जेल में रखना है तो यह केवल एक अपवाद होना चाहिए। जमानत मिलना नियम है और ये पीएमएलए पर भी लागू होता है। लेकिन इसको और आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा जमानत भी जान लीजिए कि ये जमानत क्या है। क्या होता है जी कि अगर आपको किसी भी अपराध के तहत या किसी एक्स व्यक्ति को किसी अपराध के तहत पुलिस ने अरेस्ट किया, कोर्ट के सामने पेश किया, कोर्ट ने उस व्यक्ति को जब तक उस पर अपराध का सारा फैसला ना हो जाए तब तक जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश दे दिया। इसको कुछ ऐसे समझिए कि आपने किसी वस्तु की चोरी की, पुलिस ने गिरफ्तार किया, कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया कि सर ये चोर है। पुलिस ने जब प्रस्तुत किया तो फिर चोर है इस बात को जानने के बाद कोर्ट ने कहा कि अरे चोर है और कहीं भाग ना जाए पुलिस की गिरफ्त से, तो इसे जेल भेज दो। लेकिन जेल भेजने का ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम अंडर ट्रायल कैटेगरी में आता है। अंडर ट्रायल का मतलब अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है कि ये चोर है, बस पुलिस पकड़कर लाई है, कह रही है, इस पर आरोप लगाकर कि ये चोर है, कोर्ट भी मान रही है कि पुलिस कह रही है कि ये चोर है, तो चलो इसे जेल में भेज देते हैं कहीं भाग ना जाए। लेकिन अब दूसरा पक्ष सुनिए। वो व्यक्ति कह रहा है जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसकी तरफ से उसका वकील आकर कह रहा है कि सर मैं चोर नहीं हूं, और अगर आपको लगता है कि मैं चोर हूं तो पुलिस से कहिए कि ये एविडेंस ले आए कि मैंने चोरी की है। अब आपको लगता है कि पुलिस तो साथ में ही एविडेंस लेकर घूम रही होती है, नहीं, उन्हें पूरी तरह से डॉक्यूमेंट करना होता है, लिखना होता है, जांच पड़ताल करनी होती है, गवाह बनाने होते हैं, हर चीज को पेपर पर लिखना होता है। इस प्रक्रिया को चार्जशीट कहा जाता है, यानी कागज पर लेना इस बात को कि सर चोरी का आरोप है और चोरी के आरोप के पक्ष में ये प्रमाण उपलब्ध हैं, इस व्यक्ति ने चोरी की है, इसलिए हम आपके सामने इसको लेकर आए हैं। पुलिस की गिरफ्तारी तो तुरंत काम कर जाती है, लेकिन चार्जशीट बनने में समय लगता है। आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि अरे पुलिस काम नहीं करती। असल मायने में चार्जशीट कई बार सैकड़ों पन्नों की बन जाती है, हजारों पन्नों की चार्जशीट बनती है। सहारा के केस में तो कई ट्रकों में भर करके चीजें गई हैं, डॉक्यूमेंट्स गए हैं, बहुत सारे एविडेंसेस गए। कहने का मतलब यह है कि चार्जशीट का बनना
कई पेजेस की चार्जशीट पुलिस के द्वारा भी पेश की जाती है, क्योंकि इतने सारे गवाहों की पूछताछ। अब मान लीजिए कहीं पर आतंकवादी घटना हुई, आतंकवादी घटना में कुछ लोग घायल हुए, कुछ मृत हुए, तो ऐसे में घायल और मृतकों के परिवार से पूछताछ करना, उनके पूछताछ के सारे बयानात को लिखना, लिख करके उसकी पूरी फाइल तैयार करना, उसको क्रॉस वेरीफाई करना, फिर कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना, इसमें समय लगता है। यही कारण है कि कोर्ट पुलिस को समय देती है कि आप चार्जशीट पेश करने के लिए एक नियत समय ले लीजिए। इतने समय में चार्जशीट पेश कर दीजिए। इस बीच में वो व्यक्ति जिसको कोर्ट ने अभी कहा था कि तुम जेल जाओ, उसने अपने वकील के थ्रू कोर्ट से कहलवाया कि सर, जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि मैं ही अपराधी हूं, चार्जशीट आई नहीं, आपने बस जेल में डलवा दिया। ऐसे में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं आपकी नजर में जेल में ही हूं, लेकिन मुझे जेल की जगह बाहर रहने दीजिए ना, क्योंकि जीने का अधिकार मेरा भी है। जब तक मैं सिद्ध अपराधी नहीं हूं, तब तक केवल आरोप भर से जेल में क्यों रख रहे हो। ऐसे में कोर्ट के द्वारा उन लोगों को जिन पर आरोप है, उन्हें जमानत दे दी जाती है। यानी है तो वो जुडिशियल कस्टडी में ही, लेकिन उन्हें बाहर इसलिए भेज दिया कि ठीक है कि आप इस बात पर सही हैं कि अभी हमें यह सिद्ध करना है कि आप चोर हैं कि नहीं। ठीक है, जमानत का आधार समझ में आया। पीएमएलए एक्ट में क्या है कि आपको जब जेल भेजा गया, उस समय आप पर ही यह जिम्मेदारी डाल दी। अभी तक तो पुलिस को सिद्ध करना था कि आप चोर हैं। पीएमएलए एक्ट में आप पर ही यह जिम्मेदारी डाल दी कानून ने कि आप सिद्ध करो कि आप चोर नहीं हो। कानून जो है वो पीएमएलए के केस में क्या कह रहा है, गिरफ्तार हुए व्यक्ति से कि तुम सिद्ध करो। वो तो कह रहा है सर मैं तो जेल में हूं, मैं कैसे सिद्ध करूं। बोले अपने वकील से बोलो या फिर कोई आपका जानने वाला हो उससे बोलो, वो सिद्ध करेगा कि आप वो नहीं हो। मतलब समझ में आ गया कि ये एक ऐसी घटना हो गई कि जो व्यक्ति जेल में, वो बाहर निकल के सिद्ध कर पाएगा ना, अंदर से कैसे सिद्ध करेगा। अब वो जेल में डला हुआ है। दूसरा, आप जेल से बाहर अगर निकलने की सोचते भी हो तो पहले सरकार को यह लगना चाहिए कि आप बाहर निकल गए तो आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। दोनों मतलब समझ में आ गए। और जब बाहर निकल गए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, ये दो बातें निकलकर अगर आ गई तो फिर यहां से बहुत सी चीजें ऐसी निकलती हैं कि साहब, जब आप कन्विंस होने में मना कर दें कि साहब मुझे लगता है कि यह बाहर नुकसान पहुंचाएगा, तो मेरी तो जमानत कभी हो ही नहीं पाएगी। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि भाई पीएमएलए का ही मामला क्यों ना हो, जमानत नियम है। अगर जेल में रखना है तो यह एक अपवाद है, फिर चाहे आपका कानून पीएमएलए ही क्यों ना हो। मतलब उस स्थिति में भी जमानत दो जब आरोपी को यह सिद्ध करने का कानून हो कि वही सिद्ध करे, तब भी आप उसको जमानत दो कि नहीं साहब सिद्ध करने जाओ। जमानत का मतलब, अच्छा, जमानत यह नहीं है कि केवल आप आरोपी हैं तभी मिलती है। किसी को सजा मिल गई तो भी उसे जमानत मिल सकती है। सजा होने के बाद भी कोर्ट को जब यह लगता है कि इसकी वजह से समाज को दिक्कत नहीं है, इसकी आवश्यकताएं हैं, तो कोर्ट उसको सिर्फ जमानत भेज सकती है। अब सवाल यह बनता है कि चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत कर दी गई, तो क्या इतना प्रस्तुत करने से फिर यह तय हो गया कि वो अंडर ट्रायल आदमी अब जेल में चला गया? नहीं। अब कोर्ट में शुरू होती है कार्यवाही यह सिद्ध करने की कि क्या यह वाकई में अपराधी है। इसकी जो पूछताछ शुरू होती है, जो बहस शुरू होती है कोर्ट में, यह कई बार कई साल ले जाती है। ऐसे में विचार कीजिए, एक व्यक्ति जिसकी सुनवाई होना बाकी है, वो जेल में है, जुडिशियल कस्टडी में है, और बाहर कोर्ट में मौका ही नहीं मिल रहा बहस होने का, क्योंकि कोर्ट हमारे देश में ओवरबर्डन्ड है। हर बार इधर चार्जशीट आई, अब बहस ही शुरू नहीं हो पा रही, आगे बढ़ ही नहीं रहा। जब बहस शुरू नहीं हो पा रही, बहस किस बात पे होती है? पुलिस अपने अंदर ये बात मेंशन करती है कि सब इस धारा के तहत इसको गिरफ्तार किया गया, इस पर ये इस धारा के तहत आरोप सिद्ध होता है, आरोप लगता है। तो कोर्ट कहती है प्रूव करो कि ये धारा है। जब तक वो धाराएं जो पुलिस ने बताई थी कोर्ट उन्हें क्रॉस चेक ना कर ले और खुद कन्विंस ना हो जाए, तब तक बहस चलती रहती है, बहस चलती रहती है। फाइनली कोर्ट वर्डिक्ट देती है और कहती है कि हां, इस व्यक्ति पर इन इन धाराओं के तहत मुकदमा आगे चलाया जाएगा और इसके तहत इसे यह सजा दी जाती है। इस प्रक्रिया में कई बार सालों लग जाते हैं और इन सालों की प्रक्रिया में बहुत से लोग अंडर ट्रायल ही रह जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या सेंटेंस्ड कैदियों से ज्यादा है, नंबर एक। नंबर दूसरा, अंडर ट्रायल कैदियों के पास यह भी सुविधा नहीं है कि वे जाकर किसी वकील को या उनके परिवारजन किसी वकील को कहकर उन्हें जमानत तक के लिए भी काम करवा लाएं।
तो ऐसे में बिना इसके अभाव में बहुत से लोग, लगभग 65% का आंकड़ा है, मैं शेयर करूंगा आपके साथ आगे चल के, कि वो लोग अंडर ट्रायल ही रह जाते हैं और कोर्ट के अंदर ही, जेल के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, ऐसे में कोर्ट का यह कहना फिर से एक बार इस बात को पुष्ट करता है कि जब तक कोई व्यक्ति सिद्ध नहीं हो जाता, यानी आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, यानी वो दोषी नहीं बन जाता, तब तक आप उसे जीने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। जीने का अधिकार भारत के संविधान में आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार बना के दिया हुआ है और ऐसे में उसको आप उसकी आवश्यक सुविधा से वंचित नहीं कर सकते। यह है पूरी कहानी का सार जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन इवन इन पीएमएलए केस। और यही मामला है जिसके चलते मनीष सिसोदिया हो या फिर के कविता, जिन्हें हाल ही के अंदर बेल मिली है, और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल जी के भी बेल मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। ईडी के मामले में ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई के द्वारा जो चार्जशीट पेश की गई है या सीबीआई का जो वाद है उसके चलते इनको अभी भी जेल में ही रखा गया है। यह चीज अपने आप में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर भी लागू होती है, ये वाली बात कही है। इसी के तहत झारखंड चीफ मिनिस्टर को भी अभी हाल ही में जमानत मिली, आपके जो नेता हैं मनीष सिसोदिया उनको भी मिली। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। मतलब जमानत एक सामान्य स्थिति है, जेल एक अपवाद है, यही बात यहां पर बताई गई है। आर्टिकल 21 को ध्यान में रखते हुए मनीष सिसोदिया के बेल वर्डिक्ट में इस बात को बहुत अच्छे से मेंशन किया गया। यहां पर जस्टिस थे बीआर गवई और केवी विश्वनाथन, जिन्होंने इस जजमेंट को देते हुए कहा कि अगर केस पीएमएलए का भी है तो बेल एक रूल है और जेल एक्सेप्शन है। सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए के कहने भर से आप ये नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति को आप उसके जीने के अधिकार से वंचित रख दें। इसका मतलब अब आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि पीएमएलए एक्ट क्या है और उसके अंदर धारा 45 क्या है, जिसके चलते इतने दिनों तक की लोगों को जेल होती है। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए एक्ट 2002 के अंदर आया था और यह मनी लॉन्ड्रिंग को देश में रोकने के लिए इस ऑब्जेक्टिव से आया था ताकि देश के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके, उन संपत्तियों को कन्फेसिकेट और सीज किया जा सके जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से बनाई गई हो। साथ ही साथ ऐसे इश्यूज जो मनी लॉन्ड्रिंग से कनेक्टेड रहे हैं उनसे डील करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। पीएमएलए एक्ट के अंदर वर्ष 2009 के अंदर भी और 2012 के अंदर भी अमेंडमेंट किया गया था और हाल ही में भी उसमें 2015, 18 और 19 के अंदर भी संशोधन किया गया है। इन संशोधनों के बावजूद सेक्शन 45 अभी तक सबसे खतरनाक सेक्शन बना हुआ है, जिसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील को जमानत की याचिका का विरोध करने का मौका नहीं दिया गया हो तो आरोपी को जमानत नहीं मिल सकती। साथ ही साथ यदि पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि सरकारी वकील उनको लगता है कि उन्हें उस व्यक्ति को नहीं दिलानी चाहिए जमानत, तो वो आरोपी के दोषी ना होने की उचित वजह हैं और वो बताएं कि जमानत पर रहते हुए ये कोई और अपराध करने की संभावना नहीं रखता है, तभी जाकर के जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन दो बातों से कन्विंस हो जाए तभी जाकर के वो जमानत के लिए सामने वाले को परमिट करवा सकते हैं। मतलब ये बात है कि जिस पर आरोप लगा है उसके ऊपर आवश्यक है कि वो सिद्ध करे कि मेरे ऊपर गलत आरोप लगे हैं, नंबर एक, और नंबर दूसरा, जहां पर पहले पुलिस को जिम्मेदारी थी वहां पर आरोपी पर जिम्मेदारी है, और नंबर दूसरा यहां पर अदालत को यह साबित करने का काम दिया गया है कि वह अपराध करने वाला व्यक्ति दोषी नहीं है। मतलब अदालत में यह साबित करना होगा कि वह अपराधी नहीं है और आरोपी को यह साबित करना होगा कि वह जमानत पर रहते हुए कोई नया अपराध नहीं करेगा। ये दोनों कंडीशन को संतुष्ट करते हुए पीएमएलए की जमानत खिसकती चली जाती है। इसी वजह से ये सारी बातें निकल कर आई हैं। हालांकि भारत में कुछ और कानून भी, जैसे एनडीपीएस का एक्ट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए है, इन केस में भी आरोपी के ऊपर ही यह वो होता है, मतलब भार होता है कि वो प्रूव करे कि उसने अपराध नहीं किया है। ऐसे में जेल में गए हुए व्यक्ति के पास सिद्ध करना बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है, इसलिए यह कानून जब से ज्यादा सुर्खियों में रहता है। इसके लिए पीएमएलए में महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान रखे गए हैं, लेकिन उसके प्रावधानों में भी अल्टीमेटली 1 करोड़ रुपए से कम का फ्रॉड हो, 16 साल से कम की उम्र हो, तमाम तरह की चीजें हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि सेक्शन 45 जिसके चलते काफी सारे नेता जेल में हैं, उन नेताओं के जेल में होते हुए भी जमानत का अधिकार उन्हें है। और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बेल जो है, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति जिसको कि मतलब टेम्परेरी रिलीज किया जा सकता है, वो उसका रूल है, कोर्ट उसके रूल के तहत उसे परमिशन देती है। और अपराध के बाद में मतलब उसको सजा देना यानी जेल में रखना, ये फिर आगे का कार्रवाई है। ठीक है, देश में बेल कितने प्रकार की होती हैं? तो रेगुलर बेल, एंटिसिपेटरी, अंतरिम बेल, डिफॉल्ट बेल और मेडिकल बेल। डिफॉल्ट बेल का मतलब है कि भाई अगर कोई अक्यूज ऐसा है जो 60 से 90
दिन के अंदर अरेस्ट होने के बावजूद भी चार्जशीट फाइल करता हुआ नहीं पाता है तो उसको डिफॉल्ट बेल के अंदर कहा जाता है। मेडिकल रीजंस पर मिलने वाली बेल मेडिकल बेल है। रेगुलर बेल कोर्ट का ऑर्डर होता है कि साहब इस व्यक्ति को कस्टडी से कोई मतलब बेल पर जाने दिया जा सकता है। जमानत में होता यह है कि सामने वाले व्यक्ति से ये कहा जाता है कि किसी एक व्यक्ति को लेकर आओ जो ये सुनिश्चित करे कि आप कहीं भागोगे नहीं, कुछ पैसे जमा कराओ, तीसरा अपना पासपोर्ट वगैरह जमा करा दो, कहीं देश छोड़ के मत भाग जाना, ठीक है। ऐसे एंटिसिपेटरी बेल होता है, अगर आपको डर है कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है तो पहले ही कोर्ट में जाकर के सरेंडर करके ये कहना कि सर डर है कि कहीं मैं मतलब मुझे आप गिरफ्तार ना कर लें, मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा, जब बुलाओगे आ जाऊंगा, मुझे बेल दे दीजिए, तो वो एंटिसिपेटरी बेल होती है। ऐसे ही अंतरिम बेल के अंदर ए टेम्परेरी फॉर्म ऑफ बेल ग्रांटेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एप्लीकेशन फॉर एंटिसिपेटरी, और जब एंटिसिपेटरी बेल की सुनवाई ना हो रही हो उस बीच में अंतरिम बेल दे दी जाती है। तो ये सब चीजें हैं। तो ऐसे में लगता है इन सबके सीआरपीसी में पहले प्रावधान हुआ करते थे, अब भारतीय न्याय संहिता में इनके प्रावधान हैं। ये सारी जानकारियां मैंने आप लोगों को दे दी हैं। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी अच्छे से समझ में आई हो, और अगर यह जानकारी समझ में आई हो तो अपने साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहिए। बाकी आपकी राय इन विषयों पर क्या है उसे जरूर व्यक्त करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और